हेलो फ्रेंड्स, सीजीपीएससी मेंस की पेपर 7 के लिए हम साइंस पर डिस्कशन कर रहे थे और हमने केमिस्ट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट किया हुआ है। इसके बाद आप लोगों ने कहा था कि साइंस जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, तो हम देखे थे कि क्लास 12th के एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे। रिपीट इन द सेंस कि देखिए, एनसीईआरटी एक स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है। और आप खुद ही सोचिए, स्मार्ट अप्रोच करिए तो सीजीपीएससी अपने मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन कहीं कहीं से नहीं लेके आ जाएगी, उसको स्टैंडर्ड बुक से ही लेना है ताकि कोई विवाद की स्थिति ना बने। तो ऐसे में हमारा भी अप्रोच होना चाहिए कि हम अच्छी किताब पढ़ें और अच्छी जगह से सेलेक्ट करें। तो फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई लगेगी क्योंकि मुझे सर्दी हो गई है और मे बी कि थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो, लेकिन समय हमारे पास कम है, हमें कंप्लीट करना है और अच्छे से टाइम देते हुए इसको भी निपटाना है। तो इसलिए कहीं पे अगर लगे कि मतलब स्लो हो गया या समझ नहीं आ रहा है तो इग्नोर करिएगा फ्रेंड्स। बाकी आपके पास सामने स्क्रीन पे भी दिखता रहेगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको सुनने में दिक्कत होगी तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर 1 में ये हमने सीख लिया था ना कि कैसे क्लास सेलेक्ट करना है, फिर कैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, फिर कैसे बुक का टाइटल सेलेक्ट करना है। तो चैप्टर 1 को देखिए, चैप्टर 1 मैंने ओपन किया है, ठीक है। चैप्टर 1 ओपन करते हैं। इसमें क्या है देखिए, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। फ्रेंड्स, हिंदी मीडियम के लिए आप लोग जीव विज्ञान सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। जीव विज्ञान पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे दिया होगा। और जो इंग्लिश मीडियम है वो बायोलॉजी सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि ना देखिए, बहुत सारे साइंस के टर्म्स इंग्लिश में ही ठीक लगते हैं, है ना। फिर भी मैंने हिंदी वाला खोला है, देखते हैं कंफर्टेबल नहीं होंगे तो फिर इंग्लिश वाला भी खोल सकते हैं। तो देखिए, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, है ना। ये वाला चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको पता होगा। पीवाईक्यू में आप देखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं। तो हम देखते हैं कि देखिए, किसी भी जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें एक फूल होता है, पुष्प होता है, और वो पुष्प किसी न किसी कलर का होता है, ठीक है। इसमें लिखा भी है, देखिए, मानव के लिए पुष्प क्या होता है, सौंदर्य विषयक होता है, सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक महत्व की वस्तु रहा है, ठीक है। मतलब कि ये मानव के द्वारा प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद, शोक आदि की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। लेकिन पौधे के लिए इसका क्या महत्व है फ्रेंड्स। देखिए, ये इसका ना एक ये भी क्वेश्चन आता है कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए। फ्रेंड्स, मैं भी हिंदी में जो इसमें नाम लिखे हैं उसके लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन आप लोग जानते हैं कि आ, होता है ना ये कैलिक्स कैरोला, ठीक है। और परागकोश, है ना। परागकोश मतलब पॉलन सैक होगा, ठीक है। फिलामेंट्स हैं ये तंतु, वर्तिका वर्तिकाग्र, वही कैलिक्स क्या है, स्टिग्मा, स्टिग्मा स्टाइल कैलिक्स कैरोला, ठीक है, ऐसा। तो आप लोग जिस भी मीडियम में कंफर्टेबल हैं उस मीडियम में देख लीजिए, क्योंकि डायग्राम बना करके आपको अगर इंग्लिश में ही लेबलिंग करेंगे तो ज़्यादा सही है, ठीक है। ये डायग्राम आपको कई बार आ चुका है एग्ज़ाम में, इसलिए ये दिखा रहे हैं। फिर देखिए, निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन, तो उसके पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, ये वाला भी देखिए डायग्राम आ चुका है एग्ज़ाम में, आता है, ठीक है। पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण, एंड्रोशियम गायनोशियम, ये वाला, ठीक है। इसमें देखिए, परागकण की संरचना बहुत बार आया है, 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में। देख लीजिए परागकणों की संरचना, यहाँ से आप कर सकते हैं, आकार बनावट डायग्राम दिया हुआ है। और देखिए, गुड़हल का जो लोग डिसेक्शन किए होंगे अपने स्कूल टाइम में, तो कुछ लोग डिसेक्शन करते थे, फूलों का करवाया जाता था, है ना। जिसमें कि गुड़हल का फूल विशेष रूप से जो रेड कलर का होता है उसमें डिसेक्शन होता था, उसके सारे पार्ट्स को अलग अलग करके पढ़ाई करते थे। और कुछ लोग जो है चूहे का, मेंढक का ऐसा डिसेक्शन करते थे।
तो ये डिसेक्शन वाला डायग्राम है। इसमें हमको ये छाँटना है कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने बताया कि वो जो इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसका डायग्राम आता है और उसके बारे में आता है, उसको अलग से मतलब आपको डायग्राम बना करके अच्छे से। और देखिए फ्रेंड्स, लेबलिंग ना हमेशा राइट साइड ही करिए। जो भी डायग्राम आप बनाएंगे ना तो उसके राइट साइड में ऐसे लेबलिंग करेंगे और इंग्लिश में लिखिएगा नाम। अगर हिंदी में लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। फिर परागण के बारे में दिया है, परागण क्या प्रोसेस होता है, परागण में किस, ये भी एक बार फ्रेंड्स आ चुका है कि परागण के क्या क्या प्रकार होते हैं, जैसे कि कैसे स्थानांतरित होता है ना, जो स्त्री मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहाँ तक किस प्रकार से जो है परागकण मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से जाते हैं। तो देखिए, जल से जा सकते हैं, हवा से जा सकते हैं, और बहुत सारे जो कीट पतंगे होते हैं उनके माध्यम से जा सकते हैं, ठीक है। फिर परागण का प्रकार ये आया हुआ है, मैंने किसी तो मेंस में लिखा है इसको। देखिए, ऑटोगैमी मतलब स्वयुग्मन, जैसे कि एक ही पुष्प है और उसके ही मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो उसी एक ही फूल में है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, ऑटोगैमी कहेंगे, स्वयुग्मन कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक ही पेड़ है, मान लीजिए कोई सा एक ही पौधा है और उसी के एक फूल से दूसरे फूल में जा रहा है, तो सजात पुष्पी परागण है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं देख लीजिएगा आप लोग। फिर है परनिषेचन, ठीक है। इसमें विभिन्न पादपों के परागकोश से विभिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण होता है। फिर कारक क्या क्या होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि वायु, जल, प्राणी, है ना, इस तरीके से। और देखिए, उसमें एक चिपचिपा पदार्थ भी होता है ना फूलों में, जो कि पराग कणों को आसानी से आकर्षित कर लेता है, चिपका लेता है, और फिर प्रक्रिया जो है आगे होती है। बहुत डिटेल में मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगी, हमको 13 चैप्टर कवर करने हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं डायग्राम सहित आप लोग, फिर इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है, किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, ये वाला इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मुझे नहीं पता कि मैं फिर से इसमें जब एडिट करती हूँ या कुछ लिखने का प्रयास करती हूँ तो वो अभी आप लोग को शो हो रहा है कि नहीं। कोई कमेंट करके बता दीजिएगा फ्रेंड्स कि आ, ये पेज दिखता है या नहीं आप लोग, मतलब मैं अगर इसमें एडिट करती हूँ, ये वाला टाइम आप लोग नोट थोड़ा सा हेल्प कर दीजिएगा। इस समय मैं इसमें देखिए, ये जो बना हुआ है ना स्ट्रक्चर, इस पे कर रही हूँ कलर, स्टार मार्क कर रही हूँ, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखिए परागकण नली लिखा है ना, और क्या क्या हिंदी में लिखा है देखिए। इसमें एग सेल होता है, फिर वही स्टाइल स्टिग्मा होता है, पोलर सेल्स होते हैं, है ना। तो इसका इंग्लिश में देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसलिए, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे एडिटिंग की है फ्रेंड्स ये वाले डायग्राम में ना, तो थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताइएगा प्लीज़ कि वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। फिर एम्ब्रियो के बारे में दिया है, एम्ब्रियो सेक के बारे में, बीज के बारे में दिया है, सीड्स के बारे में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आते हैं, कौन से पार्ट से क्या बनता है, ठीक है। बीज जैसे कि एप्पल का देखिए यहाँ पे पूरा कट करके बताया हुआ है। फिर आभासी फल क्या होते हैं, एक्चुअल फल क्या होते हैं, ठीक है। मतलब आभासी मतलब फॉल्स फॉल्स फ्रूट्स, जिसमें कि किसी और हिस्से से फल बनता है, जैसे सिर्फ बीज, मतलब कि जैसे क्या एग्जांपल ले, अखरोट है, सेब है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी है, इसमें जो पुष्पासन होता है वो फल की संरचना में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो बीज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोई भी बीज जब अंकुरित होता है तो फिर फसल फसल का उत्पादन होता है, उसके बिना संभव नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं सारांश पे फ्रेंड्स। देखिए, सारांश में अगर कुछ किसी चैप्टर का नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो एक बार सारांश जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो पुष्प होते हैं वो आवृत्त बीजियों में लैंगिक जनन के आधार हैं। पुष्पों में पुंकेसर के पुमंग, ठीक है, संगति नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि स्त्री केसर में जायांग मतलब एंड्रोशियम और गायनोशियम समझिए, ठीक है, ये फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो इस तरीके से ये इसमें स्ट्रक्चर बताया हुआ है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है उसका डायग्राम आपको बना देना है, और किस प्रकार से जो है निषेचन की प्रक्रिया होती है फर्टिलाइजेशन की।
तो हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ना बायोलॉजी के चैप्टर्स कुछ लंबे लंबे हैं, जैसे कि फिज़िक्स में सॉरी केमिस्ट्री में आपका 8 से 10 पेज में हो जा रहा था, ये देखिए 27 पेज लगा दिया है ना। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर 2। चैप्टर 2 ओपन करते हैं, इसमें क्या है, मानव जनन, है ना। ये है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिलेबस में आप एक बार चेक कर लीजिए इसके कौन कौन से पोर्शन है। ठीक है, आप इसका एक इंडेक्स देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फीमेल रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव, गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन ना एक्चुअल में एग्जैक्ट इससे नहीं आया है, लेकिन हाँ जैसे कि जो प्रक्रिया होती है, जो इसका डीएनए वाला क्रोमोसोम वाला पोर्शन है, सॉरी डीएनए बोल रही हूँ मैं, क्रोमोसोम वाला पोर्शन है उसमें, जैसे कि लास्ट ईयर ही आया था वो अ, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो इससे आते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं। डायग्राम वाला तो कभी मेरे ख्याल से नहीं आया है, डायग्राम का तो नहीं आया है, मे बी अगर आ जाए आगे तो नहीं कह सकते। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव का डायग्रामेटिक एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे कि अगर आ भी जाता है तो बनाने के काम आएगा। ठीक है, इसमें ये वाला जो गैमेटोजेनेसिस है ना, ये 2 मार्क्स 4 मार्क्स में कभी कभी आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो शुक्राणु है और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु, इन दोनों के मेल से क्या होता है युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस। इस पे एक शॉर्ट नोट आया हुआ था, मतलब PYQ है ये। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। और हाँ, ये भी डायग्राम जो है ना, स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है, ये भी डायग्राम एग्ज़ाम में कभी आया हुआ है। ठीक है, तो इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग। बाकी और देखते हैं कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक बार स्क्रॉल करके पूरा, आप ये देखिए इसमें फर्टिलाइजेशन का अगर प्रोसेस पूछता है तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में ये आप लोग डायग्राम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में है। ठीक है, किस हार्मोन का क्या रोल होता है, तो प्लेसेंटा का क्या रोल है, ये सब आ सकते हैं क्वेश्चन में। स्टेम सेल्स क्या होते हैं, एकदम ट्रेंड है इस टाइप के क्वेश्चन का, स्टेम सेल के बारे में। उसके बाद हार्मोन का वही क्या क्या रोल होता है, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए सारांश, सारांश एक बार देख लेंगे। सारांश अच्छा दिया है, शॉर्ट में दिया है, और इससे हमको समझ में आता है कि पूरे चैप्टर में क्या चीज़ें हैं। अगर आप लोग उल्टा पढ़ें तो और अच्छा होगा, जैसे पहले सारांश पढ़ लीजिए कि इस चैप्टर में दिया क्या क्या चीज़ है, और उस सारांश पढ़ने के बाद फिर उसको डिटेल में देख लीजिए वापस से जाके। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 आते हैं फ्रेंड्स। तो चैप्टर नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स। एक बार मैंने पूरा मतलब चैप्टर नंबर 10 तक रिकॉर्डिंग कर लिया, बाद में मुझे पता चला कि ये रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं था, तो फिर से मुझे चैप्टर 3 से करना पड़ रहा है। ठीक है, शॉर्ट में एक बार देखते चलते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज़, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस और इनफर्टिलिटी, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज़, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस होते हैं वही मेनली पूछे जाते हैं। हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से नाम हैं ऐसे डिसीजेस के। ठीक है, और ये जो है नेचुरल मेथड्स और कौन कौन से मेथड्स होते हैं इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स के, तो ये एक बार देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, वैसे बहुत कम है आने का, लेकिन फिर भी मे बी कि आ जाए। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जैसे कि हम बोले थे गोनोरिया, सिफिलिस, जेनेटिक हर्पीज़ है ना, जेनिटल वार्ड्स, STI जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, और HIV इन्फेक्शन तो मोस्ट डेंजरस है, आप जानते ही हैं। और भी तरह के जो इन्फेक्शंस होते हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, उनके बारे में है। इनफर्टिलिटी क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है। ठीक है,
ये वाला अगर आप सारांश एक बार देख लेते हैं कि हेल्थ क्या होता है और कितने तरीके के सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं, तो हमको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 देखते हैं। चैप्टर नंबर 4 में क्या है? अच्छा 6 आ गया ये, सॉरी। चैप्टर नंबर 4, अच्छा ऐसा यूनिट दिया हुआ है 4, 5, 6 एक साथ। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसको छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, इसमें तो पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर रहता है। म्यूटेशन है, म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन। ठीक है, तो देखिए मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, किस तरीके से गुण एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हैंड ओवर होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, है ना। मेंडल लॉ, इसको देख लेना है मेंडल लॉ को। F1 F2 जनरेशन क्या होता है, किस तरीके से आप लोग स्कूल्स में थे तो पढ़े होंगे ना, राउंड येलो बीज, मटर के पौधे में जो एक्सपेरिमेंट किया गया था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का जो नियम है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, कौन से गुण जो है वो डोमिनेट करते हैं, कौन से रिसेसिव होते हैं। ठीक है, उतना अंदर तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक बार कहानी जैसा इसको पढ़ जाएंगे तो सही रहेगा। एलील्स क्या होते हैं, मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन बताया है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये कुछ कुछ लॉ है। और ये मियोसिस माइटोसिस का देखिए जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, जैसे पिछले बार सेंट्रोमियर क्रोमोसोम वाला आ गया था, तो इसलिए हम इसको स्किप नहीं कर सकते। फिर कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, तो क्रोमोसोम और जीन्स के बिहेवियर में कैसा अंतर होता है, ये भी है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन है। तो मोटा मोटा हमको एक बार ऐसे स्क्रॉल करके पढ़ लेना है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, जैसा कि हम जानते हैं कि 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, जिसमें कि 22 पेयर तो कॉमन है, मेल और फीमेल दोनों में कॉमन है, लेकिन जो 23वां पेयर होता है जिसमें कि एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, यही सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहले हमेशा महिलाओं को ही टारगेट किया जाता था कि जो बच्चे आपके हो रहे हैं वो लड़का है या लड़की है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मदर है। लेकिन साइंस आपको ये बताता है कि एक्स और वाई क्रोमोसोम में जो वाई क्रोमोसोम होता है वही मेल ऑफ स्प्रिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब मेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला जो फैक्टर है वो मेल की तरफ से आता है। म्यूटेशन, म्यूटेशन मतलब कि उत्परिवर्तन होता है। म्यूटेशन क्या है? इट इज़ अ फिनोमिना विच रिजल्ट्स इन अल्टरेशन ऑफ द डीएनए सीक्वेंसेस एंड कंसिक्वेंटली रिजल्ट्स इन चेंजेस इन द जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप ऑफ वन ऑर्गेनिज्म। तो उत्परिवर्तन है, एक लंबे समय में कुछ चेंजेस जो हो जाती हैं वो फिर एक डीएनए से दूसरे डीएनए में, एक जीन से दूसरे जीन में ट्रांसफ़र होती है। फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखिए क्या क्या है इसमें, पेडिग्री एनालिसिस दिया हुआ है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स दिया है, हीमोफीलिया, जो ऐसे डिसीजेस होते हैं जो कि जेनेटिक होते हैं उसके बारे में, जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइल कीटोनुरिया है। सिकल सेल एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, स्पेशली छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा इसके केसेस पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, हंसियाकार हो जाता है। हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को कैरी करता है और लेके जाता है, तो हंसियाकार होने के कारण वहाँ प्रॉब्लम होने लगती है, तो ये सिकल सेल एनीमिया में कन्वर्ट हो जाता है। ये हीमोफीलिया भी देखिए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज़ है, सिकल सेल एनीमिया भी इसी टाइप का है। और फिनाइल कीटोनुरिया, थैलेसीमिया, कम से कम आपको पता तो रहे ये कौन कौन से डिसीजेज हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर है ना। तो ये जानने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है। फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है, जैसे डाउन सिंड्रोम देखिए आजकल बहुत ज़्यादा फैशन हो गया है कि लोग 30 के बाद शादी कर रहे हैं या थोड़ा और लेट एज में कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चों पे असर पड़ता है, जो बच्चे डाउन सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं। तो क्या क्या इसके लक्षण हैं देख लीजिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, समरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द चैप्टर। ठीक है, चैप्टर 5 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर अभी तक के पूरे चैप्टर्स में, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दे रही हूँ मोटा मोटा डीएनए के स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। इंडेक्स देखिए है ना 5.1, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आपको पता है, उससे पूरा आपको डायग्राम बनाना है अच्छे से, जो 3.4 नैनोमीटर और पूरा है ना उसका एक मापक ही दिया हुआ है, जिसमें एडिनोसिन, गायनिन,
थायरोसिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ये सब के बारे में होता है। तो पूरा डीएनए का आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसका डायग्राम प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके ही जाना है, क्योंकि वहाँ अचानक से नहीं बनेगा। फिर डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना। तो ये जो प्रोसीजर है आपका, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो डीएनए रेप्लिकेट होकर के दूसरा डीएनए बनाता है तो वो रेप्लिकेशन हो गया। जब डीएनए आरएनए बनाता है तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया, और जब वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो ट्रांसलेशन हो गया। प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में होता है, ठीक है। तो ये पूरा आप लोग एक बार इसको गो थ्रू कर लेंगे। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी साइंस का कोई व्यवहारिक उपयोग वाली बात आती है ना फ्रेंड्स, तो ये ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, डायग्राम्स वगैरह हम देख लेते हैं कैसे कैसे दिया है, क्या क्या बनाना है इसमें। ये देखिए, ये है डबल हेलिक्स पैटर्न, ठीक है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये वाला पोर्शन डीएनए डबल हेलिक्स। प्रैक्टिस कर लीजिए 2-4 बार, है ना। और लेबलिंग करेंगे, लेबलिंग इंग्लिश में ही करिए, ठीक है, मीडियम उसका। ये देखिए यहाँ पे जो मैं आपको बता रही थी कि डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन है, फिर इधर ट्रांसलेशन प्रोटीन है, और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, कैसे उसमें चेंजेस होते हैं, कैसे एंजाइम का प्रयोग करके, लाइगेज हो गया, और कुछ कुछ होते हैं ना कि प्रोटीएज, लाइगेज, उससे परिवर्तन किया जा सकता है जेनेटिक मटेरियल में। और बैक्टीरियोफेज के बारे में दिया है, कभी कभी बैक्टीरियोफेज भी आ जाते हैं क्वेश्चन में। आरएनए वर्ल्ड, आरएनए का स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन क्या होता है अभी मैंने बताया, रेप्लिकेशन। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, इसको भी थोड़ा सा नोटिस करेंगे, कहीं पे लिखने का काम आ सकता है, या डायरेक्ट एग्जाम में भी आ जाता है, वाटसन एंड क्रिक का मॉडल बताइए, ठीक है। मशीनरी ऑफ एंजाइम्स, द डीएनए पॉलीमरेज क्या है, डीएनए लाइगेज क्या है, रेप्लिकेशन क्या है, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन। यही 2-3 चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इसको देख लेना है, ठीक है। बाकी एक बार लास्ट तक देख ही लेते हैं। ये देखिए, राइबोसोम में बता रहा है ट्रांसलेशन, मतलब कि प्रोटीन कैसे बनता है। लैकोपेरॉन, कुछ फीचर्स बताया है ह्यूमन जीनोम के, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैंने बताया था, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स कहीं पे भी आ सकता है। तो इसके व्यवहारिक जो उपयोग होते हैं ना, साइंस के जो व्यवहारिक डे टू डे लाइफ में उपयोग होते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो डीएनए कहीं से भी चेक कर सकते हैं हम लोग फ्रेंड्स, जैसे कि ब्लड में है, आपके हेयर फॉलिकल में, स्किन में है, बोन में है, सलाइवा में है, स्पर्म में है। तो आजकल जो क्रिमिनल सीन्स होते हैं वहाँ से ये सब कलेक्ट कर लिया जाता है, और फिर पता लगा लिया जाता है कि ये कांड किसने किया है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 7, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर में बायोलॉजी का क्या योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे रिलेटेड है, हमसे रिलेटेड है, डिसीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। बीमारियाँ और उसके उपचार। बीमारियाँ होती क्यों हैं फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति बीमार क्यों पड़ता है, या तो कुछ उसको जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, या कहीं से वो इन्फेक्शन उसको हो गया होगा, या फिर लाइफ स्टाइल, मतलब खाना पीना, आपका रेस्ट, एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं आप। तो हेल्थ क्या होता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है हमारे लिए भी। बैलेंस डाइट लेना, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये हमारे गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो इन्फेक्शियस डिसीज़ भी होती है दोस्तों, और मतलब संक्रामक और असंक्रामक दोनों तरह की बीमारियां होती हैं ना। जैसे कि टाइफाइड दिया है, साल्मोनेला टाइफी के लिए पैथोजेनिक बैक्टीरियम है। तो कोई भी जो संक्रामक बीमारी होगी ना, वो कहीं ना कहीं से पैथोजन से आएगी। जैसे मान लीजिए कॉमन कोल्ड, मुझे भी है, आप लोगों को भी होगा, तो राइनो वायरस होता है, कॉमन है, बहुत ही कॉमन है, ठीक है। मतलब कॉमन कोल्ड इज़ मोस्ट कॉमन सिंड्रोम, तो ये राइनो वायरस से होता है, ये पता होना चाहिए आपको। फिर मलेरिया, मलेरिया के जो तीनों है ना, तीनों स्पीशीज़, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया के लिए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, तीनों का नाम आपको पता होना चाहिए। और जो मोस्टली होता है मलेरिया, वो एनाफिलिस मॉस्किटो के माध्यम से होता है, ठीक है। उसके स्पोरोजोइट्स
के फॉर्म में ये फैलता है। एक फ़ोटो देखिए बनाया हुआ है, आसानी होगी आपको समझने में किस तरीके से ह्यूमन को मॉस्किटो नुकसान पहुंचाते हैं। फिर अमेबिक डिज़ेंट्री के बारे में दिया, अमेबियासिस, ये देखिए फ़ोटो दिया हुआ है एलिफेंटियासिस का या फाइलेरिसिस का, हाथी पाँव जिसको कहा जाता है, ठीक है। ये फिर आपका रिंग वर्म वाला इन्फेक्शन है जो स्किन डिसीजेस होते हैं फंगस के कारण, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो बताया हुआ है। इम्यूनिटी भी देखिए दो तरीके का होता है, एक इनेट इम्यूनिटी होता है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। इनेट इम्यूनिटी मतलब कि जो आपके पैदाइशी आपके पास है कि कोई भी अगर इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आएगा तो आपका बॉडी उसको क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, मतलब एंटीजन के अपोज में एंटीबॉडीज़ बनाने लगेगा और आपको सुरक्षा देगा। दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, आपके शरीर में जनरेट किया जाता है। कैसे? जैसे कोविड-19 आया, ठीक है, तो कोविड-19 जब आया तो आपको क्या किया गया, वैक्सीनेशन हुआ आपका, तो पैसिव फॉर्म में जो बैक्टीरिया या वायरसेस हमारे बॉडी में डाले जाते हैं तो उसके खिलाफ फिर बॉडी हमारा एंटीबॉडी बनाता है और पहचान जाता है हमारा शरीर कि हाँ ये दुश्मन है। तो अगली बार जब भी ये दुश्मन बड़ी संख्या में हमला करेगा तो हमारा बॉडी तैयार रहेगा एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो पहले से हमारा पहचान जाना ही क्या होता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स कि ओवर मतलब क्या कहें, बॉडी रिजेक्शन के स्टेज में आ जाता है। जैसे किसी को अगर माउथ कैंसर हुआ है, ठीक है, और उसका पूरा जबड़ा वबड़ा काटना पड़ रहा है वहाँ और कहीं से स्किन ट्रांसप्लांट करना है जैसे कि किया जाता है आपके थाई वाले रीजन से, तो कभी कभी अपने ही बॉडी की चीज़ों को ना वो रिजेक्ट कर देता है। या सिबलिंग्स हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, किडनी ट्रांसप्लांट होना है, लीवर का कोई पोर्शन ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो रिजेक्शन भी होता है, बॉडी रिजेक्ट कर देती है। ये भी इम्यूनिटी के कारण ही होता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमने दे दी, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, है ना, ये सब करते हैं। लिम्फ नोड्स में जो एक्टिविटी होती है कि टॉन्सिल्स वगैरह सबको होता होगा, है ना, तो गले को थोड़ा सा झुका के अगर आप वहाँ टच करेंगे तो आपको दोनों साइड में, गले के दोनों साइड में ना लिम्फ नोड्स टच होंगे। टॉन्सिल जब होते हैं तो उस समय क्या होता है, वो बढ़ जाता है, मतलब टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट का जो एक्शन है वो बढ़ जाता है। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन मैंने बता दिया, वैक्सीन के माध्यम से इम्यूनिटी प्रोड्यूस की जाती है। फिर एलर्जिक रिएक्शन भी यही है, जैसे कि होता है ना, वो कोई बहुत ज़्यादा छींक रहा है, किसी की आँखों से बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा वो लोग सेंसिटिव होते हैं। तो ये भी हमारी इम्यूनिटी, मतलब जब कुछ ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है तो ये एलर्जिक रिएक्शन का सामना करना पड़ता है। ये लिम्फ नोड्स जो मैंने बताया, लिम्फ नोड्स, थाइमस, है ना, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर देखिए एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये क्या होता है, कोई बीमारी नहीं है लेकिन ये एक प्रकार का सिंड्रोम है जिसमें कि हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। जब हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी तो कोई सा भी राह चलते हुए कोई डिसीज़ आएगा और हमको छेड़ के चला जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। एचआईवी इन्फेक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, ब्लड या कंटामिनेटेड ब्लड प्रोडक्ट्स शेयर, आजकल जो फैशन चला है ना ड्रग्स वाला, खासकर युवाओं में, एक ही सिरिंज से पता चला पूरा ग्रुप ड्रग्स ले रहा है, तो उसमें फैलता है ये। जो जेल वगैरह में एचआईवी की टीम जाती है ना तो देखती है कि बहुत सारे लोग, जो ग्रुप था वो एचआईवी का शिकार हो चुका है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सब पे ध्यान दिया जाए। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, और इन्फेक्टेड मदर से बच्चे को हो जाता है। ये सब बीमारियां ऐसी हैं ना फ्रेंड जिसका कोई इलाज नहीं है, इलाज इन द सेंस कि प्रोटेक्शन इज़ बेटर देन क्योर। इसीलिए ना देखेंगे आप एचआईवी वाले में जो मामले में नाखो है, वो समय समय पे जागरूकता प्रचार प्रसार करते रहता है कि इससे कैसे बचा जाए, कैसे बचा जाए। और जो युवा वर्ग है ना, मतलब जो सर्वे है या आप जो भी एचआईवी सेंटर पे जाएंगे, हालांकि पूरी जानकारी गोपनीय रखी जाती है, और जो भी इनके पेशेंट होते हैं उनका अलग से काउंसलिंग किया जाता है, अलग से उनको सुविधा दी जाती है। तो डरने की भी बात नहीं है, अगर कोई एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट है तो अपना उपचार पूरा इसमें, मतलब जो भी सिम्प्टोमेटिक रिलीफ है वो तो उसको मिलता रहता है। लेकिन फ्रेंड्स बचना भी है ना, बचना इसलिए है कि आ, हर तरीके से युवा वर्ग ही देखिए सबके टारगेट में है, चाहे वो नशा वाला मामला हो या बीमारी वाला हो, है ना।
या आपके नैतिकता का पतन करा के किसी तरीके से कहीं न कहीं उलझा के आपका मतलब क्षरण कर देना। तो ऐसी स्थिति में हमको भी अपने बचाव के लिए सोचना होगा। पहली चीज़ तो हमको नशे से दूर रखना है। नशे से दूर रहेंगे तो ये ड्रग्स व्रग्स वाला सिरिंज वाला जो इशू है वो नहीं आएगा। और अगर कोई करता भी है तो देखिए मतलब पहले तो करना ही नहीं है, और फिर एक ही सिरिंज से इतने सारे लोग एक्सपोज हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंटामिनेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर सेक्सुअल कांटेक्ट, अगर एक ही पार्टनर है तो ठीक है, लेकिन मल्टीपल पार्टनर वाले केस में क्या होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से उस समय तो समझ नहीं आता, बाद में चल के ये पूरे जीवन को चौपट कर देता है। ठीक है। अभी एक केस सुनने में आया था ना कि एक जिम ट्रेनर जो है वो एक लड़की के चक्कर में फंस जाते हैं। और देखिए जिम ट्रेनर मतलब कि अच्छी खासी बॉडी होगी उनकी, उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया होगा अपने ऊपर, और हर एक ऐसा व्यक्ति जो वर्कआउट करता है वो अपने आप से बहुत ज़्यादा लगाव रखता है। तो एक लड़की उसके यहाँ प्रैक्टिस करने आती थी और उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ था। तो ये उनके साथ जो है रिलेशन में आ गए और फिर उनको भी ये बीमारी उसके माध्यम से हो गई। तो ऐसी मतलब छोटे-छोटे चीज़ों को अगर हम थोड़ा-सा अलर्ट होकर के देखें तो पूरा जीवन हमारा बच सकता है। ठीक है? तो इसलिए बहुत ध्यान देना है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सब बीमारियों से दूर रहने का प्रयास करना है। और यदि हो ही जाए तो ठीक है, फिर तो क्या ही कर सकते हैं, फिर इसका बचाव और उसके सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए काम करेंगे। फिर भी युवा वर्ग में बहुत तेज़ी से, छत्तीसगढ़ में तो बहुत ही तेज़ी से ये बीमारी फैल रही है, तो अलर्ट रहने की ज़रूरत है। 1-2 केसेस तो ऐसे भी आए कि जो वो देते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, बाइक में लिफ्ट देते हैं, या गाड़ी में कोई ऐसे संशय वाला कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसको मत बैठाइए, क्योंकि वो लोग भी ना सिरिंज वगैरह पकड़े रहते हैं, पता नहीं क्या-क्या इनका एजेंडा चल रहा है। देखिए हमारे युवा वर्ग को बर्बाद करने का बहुत एजेंडा चल रहा है। तो वो धीरे से कुछ चिपका देते हैं या इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं सिरिंज के माध्यम से, हमको पता नहीं चलता और बीमारी फैल जाती है। हमको पता ही नहीं चलता कि ये बीमारी हमारे अंदर कहाँ से आ गई। तो ठीक है, थोड़ा-सा आउट ऑफ टॉपिक हो गया, लेकिन ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी है। प्रिवेंशन ऑफ एड्स, इसमें भी देखिए यही कह रहा है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। फिर नाको काम कर ही रहा है, इस पे एनजीओज़ भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। कैंसर भी बहुत देखा जाए खतरनाक ही है। इसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी इतने खतरनाक होते हैं कि आपके सिर में बाल नहीं बचते। ठीक है? इसका भी ट्रीटमेंट और लाइफ स्टाइल से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड होता है। तो जितना भी ना हम लोग देखिए चाय वाय पीते हैं प्लास्टिक के कप में, है ना, कहीं जा रहे हैं रेलवे स्टेशन पे, बाहर घूमने फिरने मस्ती करने, उसके बाद फिर बाहर प्लास्टिक के बॉटल का सामान, प्लास्टिक के बर्तन में खाना, और इवन जो कहता है ना कि प्लास्टिक नहीं है, पेपर कप्स हैं, तो पेपर कप आप खुद ही सोचिए, अगर पेपर में आप गरम-गरम चाय डालेंगे तो क्या वो सस्टेन कर पाएगा? वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ध्यान से अगर जो पेपर ग्लासेस होते हैं, पेपर कप, उसका आप अंदर का हिस्सा देखेंगे ना तो एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है। प्लास्टिक की कवरिंग होती है, तभी चाय उसमें सस्टेन करता है। तो इतने बारीक नैनो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना फ्रेंड्स कि वो हमारे बॉडी में जाकर के कहीं न कहीं चिपक जाते हैं और फिर ना वो ये तरह-तरह की बीमारियों को इंड्यूस करते हैं। तो प्लास्टिक के सामानों से बचिए, थोड़ा-सा भले ही महँगा पड़ेगा लेकिन हमें स्टेनलेस स्टील की बॉटल, मटके का पानी, या मिट्टी के जो बॉटल्स आते हैं, थर्मस, कुछ भी लें, प्लास्टिक से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। फिर देखिए एकदम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम देखेंगे कि जो जो भी है, किसी ब्रांड की बात नहीं कर रही, मतलब कि एक एवरेज जितने भी बेवरेजेस होते हैं वो आप देखेंगे कि धूप में ही, दुकानों में बाहर धूप में ही पड़ते रहते हैं कई कई महीने तक ना। उसमें कोल्ड ड्रिंक्स तो बाद में जब उसको रेफ्रिजरेट किया जाता है तब वो ठंडा हो जाता है, लेकिन उसका ट्रांसपोर्टेशन कभी आप लोग देखे हैं कितना, मतलब कि 45 से 50 डिग्री सेल्सियस में वो उबल रहा है बाहर प्लास्टिक में ही। ठीक है? पूरे नैनो मॉलिक्यूल्स तो मिल चुके हैं अब उस बेवरेज में, फिर उसको ठंडा कर दिया जाता है, फिर ठंडा करके आपको परोस दिया जाता है। और युवा वर्ग में तो कोई भी पार्टी बिना बेवरेजेस की होती ही नहीं है। ठीक है? पीना ही पीना है आपको, बिना कोल्ड ड्रिंक के, और पैकेट बंद जो नाश्ते होते हैं, ये सब मतलब लाइफ़स्टाइल है ना ये वाली, तो वो कैंसर को इंड्यूस करता है। ठीक है, हम बंद नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हैं। अब दोस्तों गर्मी का दिन आ रहा है, आ चुका है, ठीक है? तो अवॉइड करिए,
बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता नहीं, इसके बिना भी ज़िंदा रहा जा सकता है। नींबू पानी पीजिए, गन्ना जूस पीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। पैकेट बंद चीज़ों में ही जीवन है, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर देखिए बहुत सारे ड्रग्स जो बनाए जाते हैं ना, चाहे वो एनेस्थीसिया के लिए हो, हेलुसिनेशन, जैसे कोकेन है, ये सब फ्रेंड ड्रग्स हैं। ड्रग्स मतलब कि मेडिसिन मेडिसिन यूज़ होता है हमारे डे टू डे उसमें। धतूरा का देखिए डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे। कई सारी बीमारियाँ जैसे कि ना मेंटल इलनेस है, डिप्रेशन है, इंसोम्निया है, ऐसी चीज़ों में ये सब उपयोग होता है। 2 प्रकार के होते हैं ये, या तो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर देंगे या फिर आपको सप्रेस कर देंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा क्या करता है, शांत हो जाता है। शांत हो जाएगा तो जो मेंटली इल लोग होते हैं ना, उनको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में इन सब ड्रग्स का उपयोग किया जाता है। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। एडिक्शन हम जानते हैं कि अगर कोई भी चीज़, देखिए दोस्तों, युवा वर्ग ना नशे की चपेट में आता कैसे है, पीयर प्रेशर में। जैसे आप कहीं स्कूल कॉलेज में एडमिशन लिए, आपके सीनियर जूनियर आपको थोड़ा सा टॉन्ट कर दिए कि अरे यार तुम तो डरते हो, अच्छा आज तक तुमने कभी ड्रिंक नहीं किया, चलो एक बार लेके तो देखो कैसा होता है, अरे ये तो डरपोक है, ये तो लेता ही नहीं। पीयर प्रेशर में आप आ जाते हैं कि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ, ठीक है। तो दोस्तों आपको अपनी अच्छी चीज़ों को दूसरों को सिखाना है, ना कि दूसरों की गंदी चीज़ें हमें सीख लेना है, ठीक है। तो पीयर प्रेशर में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और आ भी गए हैं ना तो उसको छोड़ने की कोशिश करना चाहिए। तो एडिक्शन हो जाता है, एक बार आप करेंगे, 2 बार करेंगे, फिर डिपेंडेंसी बन जाएगी उसके ऊपर। और अल्कोहल तो है ही बुरा। अब छत्तीसगढ़ में देखिए कि जितने ही परिवार हैं ना, उसमें देखा जा रहा है कि जो पुरुष व्यक्ति होता है वो बहुत यंग एज में ख़त्म हो जाता है, मतलब कि 40 से 50 साल की एज में। और उसके बाद फिर उसका परिवार अनाथ हो जाता है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, वो भी ड्रग्स और अल्कोहल के चंगुल में फंस जाते हैं और धीरे धीरे क्रिमिनल ऑफेंसेस में लिप्त हो जाते हैं। पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो क्या ही मतलब ना ऐसे मतलब चीज़ों का। और बहुत सारे तो राज्य हैं, देखिए जैसे बिहार है, गुजरात है, उसने अपने यहाँ अल्कोहल बैन किया हुआ है। उसके अपने प्लस और माइनस मतलब प्रॉस कॉन्स हैं, लेकिन फिर भी हमें तो इससे बच के ही रहना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। लीवर सिरोसिस होता है, ठीक है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है, बाल्डनेस आ जाती है। देखिए बहुत सारी बीमारियां इसमें दी हुई हैं। तो जो चीज़ हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, हम क्यों ही लेना उसको। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। देखिए जो मैंने कहा था, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर को मतलब वो करना है, एजुकेशन एंड काउंसलिंग, फिर पेरेंट्स और पीयर्स के हेल्प से उसे हम हट सकते हैं। और कुछ ज़्यादा ही हो गया तो फिर डेंजर साइन आ रहा है, तो हम इसको मेडिकल हेल्प के माध्यम से भी इन सब जो एडिक्शन हो गया उससे दूर हो सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखिए फ्रेंड्स, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। जैसे कि हम दही खाते हैं, उसमें लैक्टोबैसिलस होता है जो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही जो माइक्रोब्स होते हैं ना, वो ह्यूमन लाइफ में बहुत सारी जगह अच्छा रोल प्ले करते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स आजकल ट्रेंड में है। लास्ट ईयर जो लॉन्ग क्वेश्चन था, एक 10 मार्क्स या 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसमें फसलों को मतलब कीटों से कैसे बचाया जाए उसका ऑर्गेनिक उपाय पूछा था, मतलब बिना कीटनाशक उपयोग किए कैसे हम बचा सकते हैं। तो उसमें मैंने ये सब एग्जांपल्स दिए थे माइक्रोब्स के, और जो ऑर्गेनिक तरीके से हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो गंगा जी, यमुना जी जैसे हैं नदियाँ, और वहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो ऐसी स्थिति में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जगह जगह पे स्थापित किए गए हैं, जो कि अधिक प्रदूषित जल को कम प्रदूषित या थोड़ा ट्रीट करके नॉर्मल गंगा जी में बहाया जा सकता है, ताकि वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रदूषित ना हो। तो इस तरीके से देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, चैप्टर में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो ये देखिए माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोजेक्ट, ये आप जानते हैं लैक्टोबैसिलस वाला। फिर जो सिरका बनता है, ठीक है, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन डे टू डे में लाइफ में भी यूज़ होता है, और पूरा बेकरी इंडस्ट्री फर्मेंटेशन पे ही चल रहा है ना। जो बेवरेजेस बनते हैं, जो कि वाइन बियर विस्की वगैरह बनता है, उसमें फर्मेंटेशन का रोल होता है।
ईस्ट का रोल होता है ब्रेड प्रोडक्शन में, एंटीबायोटिक्स में भी माइक्रोब्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस तरीके से ये देखते चलते हैं। केमिकल्स, एंजाइम एंड अदर बायो एक्टिव जो मॉलिक्यूल्स हैं, ईस्ट है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। फिर देखिए माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, जो मैंने बताया कैसे दिखते हैं ये लोग। देखिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जा रहा है वाटर का, है ना। फिर बीओडी, बीओडी कहीं पे भी आ सकता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में। जैसे कि फ्रेंड्स प्रयागराज में जब कुंभ का आयोजन किया गया था तो हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था ना कि जल का जो है वो सैंपल लेकर के चेक कराए, जो गवर्नमेंट चेक कराए कि उसमें बीओडी कितना है, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितना है। तो अगर ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है, मतलब कि ज़्यादा पॉल्यूटेड है, फिर वो स्नान करने लायक, आचमन करने लायक वो जल नहीं है, तो बीओडी, बीओडी के बारे में आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। फिर बायोगैस प्लांट जो होते हैं जिसमें कि मीथेन, मेथनोजेंस होते हैं, और बायोगैस का ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये इस प्रकार का डायग्राम होता है किस तरीके से बायोगैस निर्मित किए जाते हैं रूरल एरियाज़ में। ये कुकिंग के लिए बहुत ही अच्छा साधन माने गए हैं, और ख़ासकर अभी गैस का जो कंट्रोवर्सी चल रहा है ना, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिसीजेस में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में और क्या है, देखिए बीटी कॉटन हम जान रहे हैं, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, जितने भी ऐसे मतलब वो स्पीशीज़ बना दिए जा रहे हैं जो कि उत्पादन भी अच्छा करे और कीट प्रतिरोधी हो, तो ये भी चल रहा है। फिर माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइजर्स, हमने अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की, तो उसमें ये सब एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेरिया का आपने नाम सुना ही होगा, है ना। तो ये किस प्रकार से इसमें उपयोग होता है, माइक्रोराइजा वगैरह। अब आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में और क्या दिया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी तो है ही महत्वपूर्ण। बायोटेक्नोलॉजी का मेडिसिनल सेक्टर में क्या योगदान है, बायोटेक्नोलॉजी का आर्म्स एंड फोर्सेस किस प्रकार से रक्षात्मक उपकरण बनाने में उपयोग करती है। देखिए फ्रेंड्स, अभी ड्रोन्स का बहुत ही ज़्यादा चल रहा है ना। ड्रोन से हम क्या क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब खेती भी कर ले रहे हैं, कीटनाशक, पीड़कनाशी, ये सब का उपयोग फिर सेना में भी उपयोग हो रहा है। ड्रोन दीदियों के बारे में आप जान ही रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी तो एक ऐसा फील्ड है ना जिसका हर जगह उपयोग है, हर जगह, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक अलग इंजीनियरिंग ही है, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है, क्लोन बनाना, जीन ट्रांसफ़र और ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्लोनिंग करना, प्लाज्मिड के बारे में दिया है, जितने मॉलिकुलर सीजर्स होते हैं, मतलब जैसे एंजाइम्स जो कि सीजर के समान काम करते हैं। इसका एक पूरा प्रक्रिया ही है ना, एक डायग्राम दिया होगा कि किस तरीके से डीएनए टेक्नोलॉजी का कैसे होता है। देखते हैं इसमें डायग्राम दिया है या नहीं दिया है। ये देखिए दिया हुआ है ना, किस तरीके से उसको काटा जाता है, किस तरीके से जोड़ा जाता है, किस तरीके से फिर नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का ये वाला डायग्राम और आसान भी अगर कहीं दिया हो तो आप यूज कर सकते हैं। डीएनए प्लाज्मिड कैसे लाइगेज से हम उसको चिपकाने का काम करते हैं, फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। देखिए पूरा डायग्राम से दिया हुआ है। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, क्लोनिंग वेक्टर्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला चैप्टर देख लेंगे एक बार, ये इम्पोर्टेंट है ना। डीएनए आरएनए से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल ऑर्गेनिज्म, किस प्रकार से हम किसी ऑर्गेनिज्म में इसको इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। फिर फॉरेन जीन प्रोडक्ट क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या है, बायो रिएक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। तो बायोटेक्नोलॉजी तो है ही अपने आप में पूरा, उसका व्यावहारिक उपयोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। भले आप उसका प्रोसेस पढ़े ना पढ़ें, लेकिन व्यावहारिक डे टू डे लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंट है। आ ही गया देखिए चैप्टर, हमने अभी चर्चा की और ये आ ही गया चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, देखिए एग्रीकल्चर में हो रहा है ग्रीन रिवॉल्यूशन, पूरा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन चला है उसमें फूड सप्लाई को बढ़ाने के लिए बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ किए गए थे फ्रेंड्स, है ना। तो वो कहीं ना कहीं जेनेटिक इंजीनियरिंग की ही, सॉरी
बायोटेक्नोलॉजी का ही एक्सपेंसिव रूप था। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जीएमओस, मतलब देखिए कॉटन है मान लीजिए, तो कॉटन में अगर आप उत्पादन करते हैं तो आपको उसके लिए पानी चाहिए, उसके लिए खाद की आवश्यकता होगी, जब उसमें फल लगेंगे, फूल लगेंगे तो आपको कीटनाशक भी चाहिए। तो बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ना, जैसे कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से एक ऐसा स्पीसीज तैयार किया जा सकता है जो कि कम पानी वाले क्षेत्र में भी उगाया जा सके, जो कि कीटनाशी प्रतिरोधी हो, है ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। जैसे आप लोग पहले देखिए, जो गोभी या बैंगन खरीदते थे तो ऐसा कोई गोभी या बैंगन होता ही नहीं था जिसमें कि अंदर से कीड़े ना निकलें। और आज के डेट में देखिए इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड और ये यूज़ हो रहा है कि जब भी हम बाज़ार से सब्ज़ी लाते हैं तो हमें लगता ही नहीं कि उसमें से कभी कीड़े भी निकलेंगे। तो लोकल प्रोडक्ट अगर किसी ने घर में लगाया है तो अलग बात है, लेकिन खरीदे वाले में तो नहीं मिलता। इसमें गोल्डन राइस, विटामिन ए एनरिच्ड राइस है, इसके बारे में दिया है। और बहुत सारे मिनरल भी जो सॉइल्स में यूज किए जाते हैं फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो बायोटेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट तो है ही। बीटी कॉटन के बारे में आ सकता है फ्रेंड्स, बहुत दिनों से चल रहा है ये, ठीक है। बीटी ब्रिंजल भी चल रहा था, लेकिन फिर खाने खाने की चीज़ों में उतना परमिशन नहीं मिलने के कारण वो हुआ, पर बीटी कॉटन तो मार्केट में आ ही चुका था। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, इंसुलिन के बारे में भी दिया है। जेनेटिकली इंजीनियर कैसे, मतलब ये ना पूरा समझिए चमत्कार टाइप का है साइंस के लिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या से क्या कर लिया जा रहा है, क्लोनिंग कर लिया जा रहा है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करके अच्छे स्पीसीज तैयार कर लिए जा रहे हैं। एथिकल इशू है ही इसमें, है ना, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जीवित चीज़ों में या ह्यूमन में अगर हम कोई मैनिपुलेशन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एथिकल इशू बनाएगा ही बनाएगा। बायोपायरेसी क्या होता है, बायोपायरेसी के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। तो इस तरीके से चैप्टर 10 हो गया। अब चैप्टर 11 देख लेते हैं क्या है। इकोलॉजी। इकोलॉजी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसको तो अच्छे से करिएगा। ये वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करने की ज़रूरत है, इसका कोई ऑप्शन है ही नहीं। हमेशा सीजीपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है, क्वेश्चन आया ही आया है। देखिए दिया है ना, मोर्टेलिटी, माइग्रेशन, इमाइग्रेशन, ग्रोथ के बारे में बताया है, कितने प्रकार की ग्रोथ है। डार्विन के बारे में, डार्विन ने क्या क्या किया। और लाइफ हिस्ट्री, वेरिएशन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, मेंस से भी, दोनों तरीके से इम्पोर्टेंट है। देखिए आपके सामने स्क्रॉल कर रही हूँ, अगर इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत है। कॉमर्शियलिज्म, इस पे शॉर्ट नोट लॉन्ग नोट दोनों आ सकता है। म्यूचुअलिज्म किस तरीके से, जैसे माइकोराइजा और फंगई के बीच में मिलता है, ये आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको एक बार अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, इकोसिस्टम। ये पीछे के जो 3-4 चैप्टर है ना, वो जो पेपर 4 का थर्ड वाला पोर्शन है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दिया है, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है। इसको डिटेल से कहानी जैसा एक बार पढ़ जाना है, ठीक है। फोटो भी देखिए, अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर, आँखों को अच्छा लगने वाला डायग्राम है। तो वो अगर एक बार दिमाग में आ जाएगा तो हम आंसर बना के भी लिख सकते हैं। एनर्जी फ्लो के बारे में बताया है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन क्या है। जो जो ब्लैक ब्लैक में दिया है ना उसको थोड़ा सा अलग से देख लेंगे, जैसे कंज्यूमर्स, हर्बीवोरस, है ना, प्राइमरी कार्निवोरस क्या होते हैं, सेकेंडरी कार्निवोरस क्या होते हैं। फिर ये वाला पूरा साइकिल कि प्रोड्यूसर से लेकर के टर्शरी कंज्यूमर तक कैसे ये साइकिल चलता है।
प्राइमरी क्रॉप, सेकेंडरी क्रॉप, इकोलॉजिकल पिरामिड, ये तो हमेशा सदाबहार क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन होता है ये सब, ठीक है। ये पिरामिड वगैरह को तो देख ही लेना है। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और बायोलॉजी वाला पोर्शन कर रहे थे, इकोसिस्टम हम लोग कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 13 देख लेते हैं क्या है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, कुछ पढ़िए ना पढ़िए, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, बहुत मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो है, इसको करके ही जाना है। हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया, स्पीशीज़ के बारे में। और यूएनएससी इस बार लॉन्ग नोट आया था ना कि रेड डाटा बुक से रिलेटेड किस तरीके से एंडरजर्ड स्पीशीज़ को मतलब संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, तो इसलिए इसको छोड़ नहीं सकते फ्रेंड्स, है ना। भले आ चुका है लेकिन फिर भी आने की संभावना है। स्पीसीज़ को कैसे हम प्रिजर्व करेंगे, इन सिटू कैसे करेंगे, एक्स सिटू कैसे करेंगे, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ठीक है। और फिर हमारे इंडिया में आप लोग को रीजन भी पता होगा ना, हॉट स्पॉट्स कौन कौन से हैं। वेस्टर्न घाट है जैसे, ईस्टर्न वाला पोर्शन है, तो हॉट स्पॉट के बारे में देख लेना। फिर कौन कौन से एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन के बारे में देखिए दिया हुआ है अलग से, है ना, इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने 1 से लेकर के 13 चैप्टर जो है इसका किया। एक बार देखते हैं बायोलॉजी का और कोई पार्ट है या फिर एक में ही हो गया है ना। मतलब हम लोग को पार्ट 2 बनाना पड़ेगा क्या इसका, तो आपके लिए खुशी की बात है, ठीक है। हमारे लिए खुशी की बात है कि बायोलॉजी या जो जीव विज्ञान है ये हमने 1 से लेकर 13 एक ही पोर्शन में कंप्लीट कर लिया है। मतलब हमको पार्ट 2 इसका नहीं बनाना पड़ेगा। तो बधाई हो दोस्तों, अच्छा लगा देख के। तो एक ही वीडियो में हमने ये कंप्लीट कर लिया है और अगला हमारा फिज़िक्स बच रहा है, ठीक है। तो फिज़िक्स को भी हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि आज ही हो जाए, अगर टाइम मिलेगा मुझे तो आज कोशिश करूँगी फिज़िक्स वाला एक बार हम देख लें। फ्रेंड्स ये जो देखने वाला काम है ये सिर्फ ये चल रहा है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये पढ़ाई का कोई पोर्शन है। पढ़ाई तो आपको बुक खोल के या इसे खोल के अच्छे से एक एक पॉइंट नोट डाउन करके याद करना पड़ेगा, वो पढ़ाई है, ठीक है। तो बिल्कुल कोताही नहीं बरतना है, कर लेना है एक बार कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बेनिफिट आपको ज़रूर एग्ज़ाम में मिलेगा कि हाँ हमने ये चीज़ कवर किया हुआ है। और जहाँ पे मन नहीं लगता है या याद नहीं हो रहा है उसको टेंशन मत लीजिए, एक रीडिंग करके अंडरलाइन करके छोड़ दीजिए। 2 बार 3 बार जब फ्रेश आपका मूड रहे, जब आपको पढ़ने का मन करता हो, जब शांति होती हो, दिमाग शांत हो, उस समय कठिन चीज़ों को करिए आप लोग। देखिए सीजी वाला पोर्शन पे अभी हम उतना फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं कि सीजी वाला पोर्शन आपका प्रीलिम्स टाइम आप बहुत अच्छे से किए होंगे, जहाँ तक मेरा अनुमान है। जो चीज़ें छूट जाती है जैसे कि नेशनल इंटरनेशनल करंट वाला पोर्शन, पेपर 7 हो गया, ऐसे हो गया, या जहाँ पे कठिनाई महसूस होती है, मतलब मुझे जो लगता है कि इस चीज़ में कठिनाई महसूस हो सकती है एज ए एस्पिरेंट, वो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि और कोई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो छूट जा रहे हैं या जिस पे आपको लगता है कि कवर करने की ज़रूरत है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि अकॉर्डिंगली नीड फिर हम उसे फोकस कर सकें। दर्शन वाला पोर्शन मैंने शुरू किया था, दर्शन मुझे कंप्लीट करना है फ्रेंड्स, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं दर्शन को ना बहुत अच्छे से कराऊंगी, क्योंकि उसमें ना डायग्राम्स बहुत नीडफुल है। अच्छे डायग्राम अगर आप यूज़ करेंगे ना तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। दर्शन और सोशियोलॉजी दोनों फैक्ट के साथ अगर डायग्राम्स हैं तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। साइंस हो ही जाएगा, मैथ्स का पोर्शन 50 नंबर का है तो उससे भी जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं एक बार देख लेंगे हम लोग। फिर आपका पेपर 3, पेपर 3 भी अच्छा खासा है और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं उसमें। तो पूरा तो देखिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि अब एग्ज़ाम को बहुत कम टाइम बचा है तो पूरा पूरा हो पाएगा कि नहीं, लेकिन हाँ एक मोटा मोटा आइडिया जैसे लगता है कि किस में क्या लिखा जाना चाहिए, ऐसा कुछ तो हम लोग कर ही लेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो चलिए आज का बायोलॉजी कंप्लीट हो गया और काफ़ी टाइम टेकिंग था क्योंकि मुझे 2 बार रिकॉर्ड करना पड़ा। और
फिर बचा हमारा फिज़िक्स, फिज़िक्स कर लेंगे तो इधर से हम लोग निवृत्त हो जाएंगे। फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं या इम्पोर्टेंट विषय हैं, कोई जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है या फिर होता है ना कोई कोई टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली उसी उसी का चर्चा करेंगे हम लोग, डीप एनालिसिस। बाकी का तो कंप्लीट आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज क्लोज़ करते हैं अभी इसको। ठीक है, आप कमेंट करके ज़रूर रिस्पॉन्स दीजिएगा कि इस तरीके से करना ठीक है या नहीं, है ना, क्योंकि अकॉर्डिंगली मैं अपने अनुसार कर रही हूँ। ठीक है, कि मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम हुई थी तो आप लोग को भी हो सकती है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग बताइए कि क्या सही रहेगा, मिलजुल करके कोई समाधान निकाला जाए, है ना। कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों।